चलिए, पाठक को भीतर उतरने के लिए विवश कर देती हैं। ठीक बात है, तो विवश कर देती हैं तो अच्छी बात है। हम्म। हाँ, ये हो गया हो गया हो गया। हम्म। पेन कहाँ गई? नहीं, इस पे लिखने वाली। नहीं, एक बार हम जहाँ मेज पे एक बार देख लेना। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं तब। ये ये लग रहा है इसमें। मिल गए। हम्म। ठीक है। कुछ कहानीकारों पे भी चर्चा कर दूं? हाँ, थोड़ा थोड़ा सब पे, जैसे जैनहिंद पे चर्चा हो जाए। किसको? हाँ हाँ, मतलब थोड़ा सा आइडिया रहे। आइडिया रहे, इसलिए इसलिए बता दे रहा हूँ। अगर आप जैनहिंद को देखोगे, एक मिनट। ठीक है, चलो। तो जो जैनेन्द्र पे अगर देखो, तो जैनेन्द्र के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया कि ये पूरी धारा जो है वो सिगमंड फ्राइड के ऊपर केंद्रित है। सिगमंड फ्राइड मनोविश्लेषणवादी हैं। और अगर आप देखें तो जैनेन्द्र पे इसके अलावा, सिगमंड फ्राइड के अलावा, महात्मा गांधी और भारतीय दर्शन का भी प्रभाव है। मतलब एक तो फ्राइड है ना, और दूसरा महात्मा गांधी, और तीसरी बात भारतीय दर्शन। ये तीन चीजों का आपको असर दिखाई देगा इनके ऊपर। क्या है इनकी कहानियों की विषय वस्तु? ये भी वही बात है, ये मानते हैं कि समस्याएं बाहर नहीं है, समस्याएं भीतर है। क्या है? समस्याएं बाहर नहीं है, समस्याएं भीतर है। इसलिए अपनी कहानियों में इन्होंने मानव मन के सूक्ष्म परतों को दिखाया है। अपनी कहानियों में मानव मन के मानव मन के सूक्ष्म परतों को दिखाया है, को दिखाया है। मानव मन के सूक्ष्म परतों को इन्होंने क्या कहा है? समस्याएं बाहर नहीं, समस्याएं भीतर हैं। कहाँ हैं? मन। समस्याएं मन के भीतर हैं, और इसीलिए ये पूरा समाधान भी उसी के अंदर ही ढूंढना चाहते हैं। ठीक है। इनकी कहानियां बहुत सारी हैं। पाजेब, खेल, है ना, जो प्रसिद्ध कहानी है इनकी। पाजेब, पाजेब तो जानते ही हो ना। और खेल, पाजेब किसी को दिया होगा ले जाके, पाजेब से ही महिला को समझ में आ गया होगा कि अब जीवन का इसी के साथ अपना जीवन है। बाद में जब जब पाजेब बसती होगी तो मन के भीतर कोई झंकार बसती होगी। ये कहानियां अपने आप में मनोवैज्ञानिक होंगी। पाजेब, ठीक है। खेल, खेल कहानी, पाजेब कहानी को अगर आप देखोगे तो बच्चों पर बड़ों का वर्चस्व कैसे होता है। बड़े लोग हमेशा बच्चों के ऊपर वर्चस्व स्थापित करते हैं, है ना। हर चीज को थोपते हैं। जो बड़े लोग होते हैं कि भाई मैं हूं, तू क्या जानेगा, तो वर्चस्व स्थापित करने वाली कहानी है। जबकि खेल में अगर आप देखें तो पुरुष की विध्वंसक प्रवृत्ति और नारी की सृजक प्रवृत्ति का वर्णन किया गया है। यह दिखाया गया है खेल कहानी में कि पुरुष क्या है? विध्वंस करता है। तो विध्वंस क्या? अगर इसको कुछ नहीं मिलेगा तो ये कहेगा सब तोड़ो फोड़ो।
पुरुष के मन का होगा तो सब ठीक, और पुरुष के मन का नहीं होगा तो पुरुष हो जाएगा विध्वंसक। और नारी, नारी करती है सृजन। नारी जननी जगत की, पाल पोस दे, मूर्ख ताही लगावत दोष। ये अगर आप देखें तो पीछे की, मतलब नारी है ना, वो जननी है, जननी है, बहन है, पत्नी है, बुआ है, सब है, मित्र है, सखा है। उसके बाद भी पुरुष दोष लगाता है कि ये माया है। अरे माया से दूर क्यों नहीं भाग रहे हो भाई? जब माया है तो फिर भी माया तुमको चाहिए। माया रूपी नारी सब कुछ है। तो यहां पर अगर आप देखें तो इनकी कहानियों में यह दिखाया गया कि पुरुष की विध्वंसक प्रवृत्ति और नारी की सृजक प्रवृत्ति, दोनों के बीच में द्वंद्व होता है। महिला आखिरी समय तक परिवार बताना चाहती है कि भाई हमारा परिवार बच जाए। पुरुष हमेशा वर्चस्व की बात करता है कि मेरा क्या है, जैसे मनु कहता है नहीं, मेरा क्या है, मैं चाहता हूं केवल अधिकार, मैं रमण करूं। तो रमण करने की बात पुरुष में, तो यहां यह चीज आपको दिखाई देगी। इसके अलावा जैनेन्द्र महिलाओं के मनोविज्ञान जबरदस्त लिखा उन्होंने, कि ये इनकी कहानियां आपको ऐसी दिखाई देगी कि पारिवारिक जीवन के भीतर महिलाओं की नियति क्या बन गई, उनकी विडंबनाएं क्या है। इनकी कहानियों में आपको दिखाई देगा पारिवारिक जीवन के भीतर, जीवन के भीतर महिलाओं की नियति, महिलाओं की नियति और विडंबनाओं, जो विडंबनाओं की पड़ताल करती है कि महिलाओं की नियति क्या है। तो नियति क्या है? भोग्या समझा गया है नहीं, और उनकी विडंबनाएं क्या है, उसके ऊपर इनकी पूरी कहानियां घूमती रहती। जैनेन्द्र की कहानी ऐसी, एक कहानी इनकी है पत्नी, एक कहानी इनकी जाह्नवी, एक इनकी कहानी है पत्नी, एक कहानी है जाह्नवी। इन कहानियों में क्या दिखाई देगा कि नियति, तुम इसीलिए बनी हो, तुम यही करोगी, तुम्हें ऐसा ही रहना है। बचपन में लड़कियों को कहते हैं कि पिता, जब थोड़ी बड़ी होती है तो भाइयों का संरक्षण, जब विवाह होता है तो पति का संरक्षण, पति नहीं है तो बेटे का संरक्षण। अरे क्यों संरक्षण की जरूरत है भाई इतनी? और तुमको क्यों नहीं संरक्षण की जरूरत? जब उसको है तो तुमको भी है कि नहीं? बोलो भाई। दोनों के लिए पर्दा है, या तो पर्दा एक के लिए भी ना हो या तो सबके लिए हो। पुरुष अपने लिए तो चाहता है कि बहुत सारी पत्नियां, बहुत सारी गर्लफ्रेंड, एक्स भी, वाई भी, डी भी, पी भी, सब मिले। और अगर वो कह देती थी हमें भी सी चाहिए, तब क्या होगा? तब मर्यादाएं खंड, तुम तो बड़ी खराब हो, तुम तो ऐसी हो। ये यहां पर दिखा रहे जैनेन्द्र की कहानियां इसलिए जबरदस्त है। कहानियां, उपन्यास, इनका उपन्यास है त्यागपत्र, त्यागपत्र उपन्यास है। एक उपन्यास इनका सुनीता है। तो उसमें भी जो नायिका है वो यही बोलती हैं, मैं मुक्त होना चाहती हूं। ये पतंग उड़ रही है, देख रहे हो ना, मैं पतंग बनना चाहती। कोई किसी के बंधन में नहीं रहना चाहता भाई। बंधन प्रेम का होगा तो ठीक है, लेकिन आप अपने लिए अलग जो परिपाटी रख रहे हैं, उसके लिए अलग परिपाटी रख रहे हैं तो नहीं चलेगा। यह चीज आपको दिखाई देगी। और अगर आप देखें इनकी कहानियों में नारी ही मुख्य पात्र है। जैनेन्द्र का मतलब नारी, इसका मतलब प्रेम में रहे होंगे जैनेन्द्र जरूर। इनकी कहानियों का मुख्य विषय ही नारी है। इन्होंने ऐसी नारियों का चित्रण किया है जो घर में हैं, चार दीवारी के भीतर हैं, जो मुक्ति की आकांक्षा कर रही हैं। इनके यहां
नारियां ही मुख्य पात्र हैं और जो घर के भीतर हैं वंचनाओं को झेल रही हैं, जो मुक्ति की तलाश कर रही हैं। क्या क्लियर ये बात? जैनेन्द्र की कहानियों की कथा वस्तु क्या है? विचार और दर्शन। विचार और दर्शन मतलब अगर आप ये कहें तो एक तो विचार दिखाई देगा, दूसरा दर्शन दिखाई देगा। मैंने आपको पहले ही बताया कि सिगमंड फ्रायड, महात्मा गांधी और भारतीय दर्शन, तो विचार दिखाई देंगे और दर्शन उपस्थित है। ठीक है। और इनकी कहानियों को अगर आप देखेंगे तो अंतर्मुखी कहानियां होंगी। कैसी कहानियां होंगी भाई? अंतर्मुखी कहानी होगी। अंतर्मुखी। अंतर्मुखी कहानी का मतलब समझ पाए क्या? अंतर्मुखी, अंतर्मुखी कहानी का मतलब अंदर की बात। अंतर्मुखी कहानी होगी, विश्लेषण परक कहानी होगी। ठीक है। विश्लेषण परक, अंतर्मुखी और विश्लेषण परक। और अगर आप देखें जो शिल्प के आधार पर, तो ये कहानियां आपको आरंभ, उत्कर्ष और अंत की जो श्रृंखला बनाते हैं कि आरंभ हुआ, मध्य हुआ, अंत हुआ, इस श्रृंखला को तोड़ देती है। यहां जहां से तुम पढ़ना शुरू करोगे वही शुरुआत लगेगी। नहीं, आमतौर पे फॉर्मेट क्या है? किसी की शुरुआत होती है तो उसका अंत होता है, कहानियां शुरू होती है तो अंत होगी ना, यह फॉर्मेट टूट जाएगा। इन्होंने फॉर्मेट ही तोड़ दिया है। क्या किया है? तो घटनाओं और चरित्रों की संख्या बिल्कुल न्यूनतम रखी है। घटना और चरित्र की संख्या बिल्कुल न्यूनतम, और विश्लेषण और प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग। घटना और चरित्र कैसे हैं? बिल्कुल कम, न्यूनतम। तो किया क्या है? एक तो विश्लेषण किया है, दूसरा प्रतीकात्मक भाषा को केंद्रीय महत्व दिया है ना? विश्लेषण और प्रतीकात्मक भाषा। विश्लेषण और प्रतीकात्मक भाषा को महत्व दिया है। क्या क्लियर? ठीक है ना? अगला पॉइंट समझिए। इलाचंद जोशी पे आ जाइए। इलाचंद जोशी, इलाचंद जोशी को देखो। इलाचंद जोशी ने अपनी कहानियों में उपेक्षित, कुंठित, इनकी कहानियों में उपेक्षित, कुंठित और मनोग्रंथि से पीड़ित जो पात्र हैं उनको दिखाया है। उपेक्षित, कुंठित, है ना, और उपेक्षित, कुंठित और मनोग्रंथि, मनोग्रंथि से पीड़ित, मनोग्रंथि से पीड़ित, पीड़ित, पीड़ित पात्रों को दिखाया है। इनकी भी कहानियां मनोवैज्ञानिक वाली हैं, तो ये चीज इनके यहां दिख रही है। इनकी बहुत सारी कहानियां, एक कहानी है जो दिवाली और होली, एक कहानी है अनाश्रित, एक कहानी है दिवाली और होली, दिवाली और होली एक ही साथ, एक कहानी है अनाश्रित, अनाश्रित, दिवाली और होली अनाश्रित। इसके अलावा एक कहानी इनकी मिलती है पतिव्रता, एक कहानी इनकी मिलती है पिशाची,
पतिव्रता, एक कहानी है पिशाची। तो पिशाची जानते हैं ना, जब महिलाएं बहुत ज्यादा परेशान करती हैं, लोग कहते हैं बहुत पिशाचनी हो, तो पिशाची। ठीक है। अब इनकी कहानियों का मूल विषय भी वही है, कुछ नया नहीं है। उपेक्षित मन की कुंठाओं से भरी हुई भावनाएं, महिला घर में है तो किस तरह से परेशान है। महिलाएं चूंकि जब काम नहीं करती थी, अब तो काम करने लगी हैं, निकलने लगी हैं। महिलाओं का घर से बाहर निकलना बड़ा जरूरी है। घर में रह के डिप्रेशन ही होगा। कितना देखेंगे भाई अनुपमा, सास भी कभी बहू है, कितना देख लेंगे हम। अब देखते देखते पागल नहीं हो जाएंगे। अब एक मन में भीतर चल रहा है, अभिव्यक्त तो वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि पुरुष के पास समय ही नहीं है वो कि वो सुन पाए। अब जो वो गया तो कह रहे यार चलो ये सब बातें बंद करो, हटो, सोना है मुझको। अब वो पूरा राज लेके बैठी हुई है, राज आप सुन नहीं रहे हैं। फिर उसके बाद डिप्रेशन की दवाई चल रही है कि मुझे तो डिप्रेशन है जी, अकेलापन, मैं मनोग्रंथि से, मेरी तो बहुत ज्यादा, जो मेरा मन ही बीमार हो गया है, नींद नहीं आती। 2 बजे उठ जाएंगे, 2 बजे उठ के अभी उनसे कहो कि चलो जो भजन कराता हूं, राम राम, कहे ना राम राम नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि हो गया ही नहीं। स्वस्थ मन ही ईश्वर को ही बुला पाता है। मन अस्वस्थ है, ईश्वर भी नहीं बुला पाएंगे आप। ये समस्या इन कहानियों में भी है। आइए आगे पे, हो गया, आइए आगे पे। अज्ञे तो खतरनाक व्यक्ति हैं, इनके नाम ही में अज्ञे है, जिसको कोई न जान पाए। अज्ञे आधुनिक हिंदी साहित्य के शिखर हैं ये। ऐसे लिखना, जब भी अज्ञे पे लिखना, आधुनिक हिंदी साहित्य के शिखर हैं ये। क्या कविता, क्या उपन्यास, क्या कहानी। कविता, उपन्यास, कहानी कहीं पे लगा दो। कहीं लगाइए। उपन्यास पढ़ेंगे, शेखर एक जीवनी, समझ में नहीं आएगा क्या चल क्या रहा है उसमें। इतना दर्शन है, 2 भागों में है, जबरदस्त। और कहानी, कविता, उपन्यास, निबंध, आलोचना, कुछ भी कराइए आप। निबंध, आलोचना, जो आपका मन करे वो कराइए। ये सब करने को तैयार है, इनके पास पूरा धार है। और अगर आप देखें तो जो परंपरा जैनेन्द्र से शुरू हुई, तो जैनेन्द्र के समय हमने देखा था कि महिलाओं पर विशेष केंद्रित कर रहे थे जैनेन्द्र, है ना। उसी परंपरा को अज्ञे ने भी आगे बढ़ाया है। अज्ञे की पहली कहानी का जो उनका संग्रह था, उसका नाम था त्रिपथगा। त्रिपथगा, क्या नाम था? त्रिपथगा। हाँ, कहानी संग्रह है भैया, मतलब इसमें एक कहानी नहीं है। त्रिपथगा, त्रिपथगा, ये कहानी संग्रह 1931 में छपा। 1931, 1931, 1931 में छपा जो त्रिपथगा। इसके अलावा बहुत सारी इनकी कहानियों के संग्रह छपे। कहानी वानी छोड़िए, 1-2 कहानी थोड़ा लिखते हैं, संग्रह है, लीजिए साहब, कहानी पढ़ने के मन है, पढ़िए कहानी, समझ में कम आएगी तुमको। इसके अलावा एक इनका कहानी संग्रह है परंपरा, एक इनका कहानी संग्रह है जयदोल। ये सब कहानी संग्रह है। जयदोल, हाँ, एक कहानी संग्रह है परंपरा। इन्होंने कहा तुमको कहानी वगैरह हम फुटकर नहीं देंगे, ये संग्रह लो बेटा, संग्रह लेके जाओ, पढ़ो तो तुमको देखे कितना पढ़ पाते हो। ये ना ये जैन फिलॉसफी, जापान भी गए थे अज्ञे, और वहां से ही प्रेरित होकर जब भारत आए तो असाध्य वीणा लिखा था। तो बहुत जबरदस्त व्यक्ति है। तो ये चीज आपको यहां पर, इनके यहां आपको दिखेगी। अब इनकी कहानी कैसी? इनकी कहानियां और सूक्ष्म है।
सूक्ष्म मनोविश्लेषण और वैचारिक परिपक्वता दिखती है। सूक्ष्म मनोविश्लेषण और वैचारिक परिपक्वता, सूक्ष्म मनोविश्लेषण और वैचारिक परिपक्वता दिखाई देती है। क्या दिखता है? सूक्ष्म मनोविश्लेषण मतलब समझ पा रहे हो क्या? मन को और ज्यादा एकदम उन्होंने सूक्ष्मदर्शी लगा ली है, काहे लाओ मैं उससे देखूंगा, हाँ जो माइक्रोस्कोप से। मन में और क्या चल रहा है तुम्हारे, हलचल कहां हुई पैदा? अब जब इतना मन दिखाएंगे तो वो और खतरनाक हो जाएंगे। यार यही तो मैं सोच रहा था, ये भी पकड़ ले रहा है ये आदमी। ये इनके आगे क्या है? ये अगर आप देखें तो इनकी कहानियों में दो प्रकार की चीजें दिखेंगी। एक तो सिगमंड फ्रायड का मनोविश्लेषणवाद, इनकी कहानियों में दो चीजें दिखेंगी। एक तो सिगमंड फ्रायड का मनोविश्लेषणवाद और दूसरा सात्र नाम का दार्शनिक हुआ है पश्चिम में जिसका अस्तित्ववाद का विचारधारा है। मतलब अगर आप कहें मनोविश्लेषणवाद, मनोविश्लेषणवाद जो फ्रायड का है, और अस्तित्ववाद, अस्तित्ववाद किसका है? सात्र का है। ठीक है, इन दोनों का मिश्रण है अज्ञे, इसीलिए खतरनाक हो गए हैं, जहर है जहर। मतलब जब ज्यादा दार्शनिक आप पढ़ लेंगे तो फिर मजा ही आ जाएगा। जैसे हम लोगों ने पढ़ा स्पिनोजा, देकार्त, लाइबनिज से लेकर कांट, मेरा रहा है फिलॉसफी। अब फिलॉसफी की चर्चा शुरू होते हुए लोग भागने लगते, बंद कर दरवाजा, कह रहे हम नहीं पढ़ेंगे सर। अरे पढ़ोगे क्यों नहीं, बैठो भाई। हम लोग के यहाँ वहां पे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भागने लगते थे लोग जब दर्शन क्लास चले, कहे नहीं मैडम हम नहीं पढ़ेंगे। अरे पढ़ना पड़ेगा बेटा, पढ़ो, पढ़ लो थोड़ा, जैन धर्म पढ़ लो, वेस्टर्न फिलॉसफी पढ़ लो। यहां पर यही है, घोट गए हैं ये मनोविश्लेषणवाद और अस्तित्ववाद को, और भारतीय दर्शन पे तो इनकी पकड़ है ही। अब ये चीजें आपको यहां पर दिखाई देगी। इसीलिए अगर आप देखें तो अज्ञे की कहानी में व्यक्ति के व्यक्तित्व और उसके मानसिक पक्ष केंद्रीय महत्व पाते हैं। मतलब व्यक्ति का व्यक्तित्व और उसका मानसिक पक्ष, मानसिक पक्ष और व्यक्तित्व, ये दोनों ही चीजें क्या होता है? केंद्रीय महत्व पाते हैं। क्या पाते हैं? हाँ, व्यक्तित्व पर बात होगी और मानसिक पक्ष पर बात होगी, और वो भी बहुत गहराई से बात होगी। आओ हम सूक्ष्मदर्शी लेकर देखेंगे तुम्हें। ये इस तरह की चीजों को रखना चाहते हैं। ठीक है, अज्ञे की अधिकांश जो कहानियां होंगी उसमें आपको क्या दिखाई देगा कि हमारे अंतर मन में क्या चल रहा है। अंतर मन की खोज, अधिकांश कहानियों में अंतर मन की खोज की जाएगी। किसकी खोज की जाएगी भाई? अंतर मन की खोज, कि अंतर मन में हमारे क्या चल रहा है। और अंतर मन में आपको क्या दिखाई देगा? शहर की कहानी इनके यहां आपको दिखाई देगी, शहरी मध्यम वर्ग। अब शहरी मध्यम वर्ग के भीतर क्या चल रहा है? जो शहरी मध्यम वर्ग आया, लोग आए जो गांव से शहर आए, शहरों में बस गए, आगे बढ़े, आगे बढ़ते गए, और जैसे जैसे आगे बढ़ते गए वैसे वैसे भावनाओं को कम कर दिया और मशीनी जीवन जी रहे थे। तो ये यही कह रहे हैं कि यहां पर जब शहरी मध्यम वर्ग का विकास हुआ तो ऐसे व्यक्ति यांत्रिक जीवन के शिकार हो गए। इनकी कहानी किस पे है? शहरी मध्यम वर्ग पर केंद्रित है अधिकतर। और फिर यहां की समस्या क्या है? यांत्रिक जीवन, यांत्रिक जीवन का दंश। तो यांत्रिक जीवन का दंश मतलब क्या है? मशीन हो गया है व्यक्ति। सुबह उठता है, नहाता धोता है, बैग टांगता है, चलो काम पर। 8 बजा, घड़ी देखा 8, वापस घर को, फिर वहां बस उसके बाद पैर उठ रहे, चल रहे हैं। एक दिन ऐसे लूट वक्त मर गया,
कोई नहीं पूछ रहा कि फलाना लाश पड़ी है वहां, देखो बैग में कुछ होगा लिखा पड़ा। अच्छा, अच्छे थे पर कोई जान ही नहीं रहा है, मरे जा रहे लोग यहाँ पे बड़े शहरों में। महानगरों का जीवन बड़ा खतरनाक है। यहाँ पहचान संकट है, कोई किसी को नहीं जानता, कोई जानता ही नहीं है। कोई कहे भैया हमको पहचानते हो, हम सत्यजीत है, कौन, कोई नहीं पूछ, किसी को नहीं पूछ रहा है। थोड़ा बहुत कुछ हो जाए फिर देखिए पहचान, हाँ हाँ नाम सुना है आपका। इसीलिए तो आप देखिए बड़े से बड़े जो सेलिब्रिटी हैं, आईएएस आईपीएस है, वो रील बनाने के चक्कर में पड़े हैं। क्यों? पहचान, मुझे जानो, मैंने इतना बड़ा काम किया, पहचान का संकट खड़ा हो गया है। एक कहानी आप पढ़ेंगे एक दुनिया समानांतर में, एक कहानी आप पढ़ेंगे, कई कहानियां वहां, खोई हुई दिशाएं, आप पढ़े एकदम पागल हो जाता है अपनी। इसी जो दिल्ली की कहानी है, बहुत समय किसी से प्रेम करता था, उसके घर जाता है, क्या पहचानती हो? है क्या हो गया तुम्हें? नहीं जो पूछना वो बता पहले, पहचानती हो मुझे? तो अब उसका पति भी है, क्या बोले कि पहचानती हूं, यही पुराना प्रेमी है। हाँ, कि क्या तुम भूल गई, मैं इतनी चीनी पीता था, चाय मांगा, हमेशा चूंकि साथ रही थी, अब एक ही चम्मच जो चीनी लेता था वो भी भूल गई, आज 2 चम्मच, क्या काफी दिन हो गया। ये स्थिति है लोगों की। फिर अपने पत्नी के पास आखिरी पहुंचता है, फिर बोलता है क्या तुम तो पहचानती हो? कहे हाँ हाँ पहचान, पति हो मेरे। ये स्थिति है। इस आधार पर आपको यह समझ में आएगा आगे चल के एक दुनिया समांतर में कैसी कहानियां हैं। अज्ञे बड़े खतरनाक व्यक्ति हैं। अज्ञे समझ लिया तो हिंदी साहित्य में बहुत सारी चीजें वैसे ही समझ गए, प्रश्न आएंगे लिख दोगे। तो यहां आपको क्या दिखाई देता है कि यांत्रिक जीवन का शिकार, उसके बाद क्या होता है, जब आप मशीनी जीवन जिएंगे तो क्या होगा, उब होगी, उब जाएंगे। उबना मतलब जानते हो, उबना, घुटन, और ये सब तत्व आपके जीवन में शामिल हो जाएंगे। उब, उबना, घुटन, ये सब शामिल हो जाएंगे। हाँ, अकेलापन, बेचैनी, बेचैनी, अजनबीपन, मैं कौन हूं, ये सब पागलपन यही शहरों में होता है। जितना पागलपन है ये सब इन्हीं शहरों में हो रहा। छोटे छोटे घर, छोटे छोटे दिल, छोटे छोटे फ्लैट, छोटे छोटे आदमी, जेब में पैसा ढेर सारा, फिर भी पैसा कुछ नहीं। शाम को रेस्टोरेंट गए, खत्म पैसा, उसके बाद महीने भर सेविंग कर रहे हैं। अगर ठीक ठाक पैसा है तब भी उनके यहाँ पुरुष अलग निकल रहे हैं, शाम को महिला अलग गाड़ी लेके निकल रही है। वो किट्टी पार्टी निपटा के आ रहे हैं और पुरुष वहां से दोस्तों पार्टी निपटा के आ रहे हैं। हाँ, जाम छलका के आए। चल रहा है, जब तक है जीवन तब तक चलेंगे चार वाग दर्शन। यावे जीवम सुखम जीवत ऋणम घृत्वा घृतम पीवेत। जब ये नहीं समझ पाएंगे, इनका दोष नहीं है, इन्हें तो केवल एक ही चीज है, नशा। तो ये चीज आपको यहां इनके यहां जो दिखाई देगी, तो क्या दिखाई देगी, कहानियां इनकी इस तरीके की है। ऊब और घुटन, आदमी घुटा जा रहा है, मरा जा रहा है, क्या करें क्या ना करें। आज जाएंगे घर तो क्या होगा, अंदर से घबरा रहा है, बाहर से जो घुटन हो रही है, क्योंकि भाई वहां भी कुछ नहीं है। ये यहां पर आपको दिखाई देगा। इनकी कहानी एक कहानी है रोज, और एक कहानी है गैंग्रीन। कहानी का नाम देखिए रोज, और एक कहानी का नाम देखिए गैंग्रीन। गैंग्रीन, क्या कहानी का नाम है रोज, तो रोज से समझ में आ रहा होगा कोई रोज नाम की होगी। रोज, रोज रोज, रोज मतलब बिंदी लगी है, रोज, रोज गुलाब, गैंग्रीन। इसमें इन्होंने ये दिखाया है कि नएपन से रहित,
नएपन से रहित जो लोग होते हैं वो अपने जीवन में किस प्रकार टूट जाते हैं। नएपन से रहित जीवन में जो भी लोग होंगे जो नएपन से रहित हैं, मतलब नयापन का मतलब इनोवेटिव है ना, नएपन से रहित। हाँ हाँ, नयापन नहीं है, जिसके अंदर नयापन नहीं है, वो व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों से कैसे संबंधों में टूट जाता है, या आप ये कह सकते हैं कि वो दूसरों के साथ एडजस्ट नहीं कर पाता। अब एक बात ये भी समझना है कि इस बात को भी ये जो समझा रहे हैं कि ऐसा रोज होता है, ऐसा रोज होता है, मतलब यहां पे रोज का मतलब वो रोज वाला है, रोज 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 आया करो नहीं, ऐसा रोज होता है तो क्या होता है कि डेली मुझे उसी तरह की जो घुटन होती है, उसी तरह की पीड़ा होती है, वैसा ही अकेलापन होता है, वैसी यांत्रिकता आती है, लगता है कि मैं मशीन बन के नाच रहा हूं। कहां पे? जो गैंग्रीन में, गैंग्रीन, हाँ किसी पे, हाँ हाँ लगी हुई है गैंग्रीन, गैंग्रीन। अब ठीक है, कुछ भी बीमारी, हाँ हाँ, तो गैंग्रीन। अब इसमें यही दिखाया गया है कि बार बार यहां पर जैसे जो रोज कहानी है, रोज कहानी में रोज होता है, रोज की ये रोज की कहानी है, इनका रोज का रोना यही है, तो ये रोज की कहानी है। और अगर आप देखें इसी विडंबना को यहां पर दिखाया गया है, और इसका जो केंद्रीय वाक्य है जो रोज कहानी का, कि ऐसा रोज होता है, नहीं लोग एक बार संतोष कर लेते हैं, ऐसा रोज ही होता है। आगे की कहानियों में बहुत ज्यादा आपको डाइवर्सिटी दिखाई देगी, विविधता दिखाई देगी, वैविध्य जिसको कहते हैं, वैविध्य का मतलब विविधता, इनकी कहानियों में आपको विविधता दिखाई देगी, विविधता, इनकी कहानियां विविधता से भरी हुई है, ठीक है। और अगर आप देखें तो इनकी एक कहानी देखेंगे आप जयदोल, और एक कहानी है पठार का धीरज, एक कहानी है जयदोल, जयदोल, और एक कहानी है पठार का धीरज, जयदोल कहानी और पठार का धीरज, पठार का धीरज, ये दो कहानियां। इसमें आपको यह दिखाई देगा कि रोमांस, प्रेम कैसा है, और यौन चेतना, हर व्यक्ति की इच्छाएं क्या है, और सबसे बड़ी इच्छा क्या है। दुनिया में कोई व्यक्ति कुछ भी प्राप्त कर ले, इस इच्छा से मुक्त नहीं। बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े संतरी यही फंसते हैं, और कुछ नहीं है दुनिया में, है क्या, पैसा आ जाए फिर देखिए मजा, फिर सब चाहिए, अच्छी चीज अपनी होनी चाहिए, क्योंकि एक जगह दिव्या में आता है कि पुरुष भोग्या है, पुरुष भोगता है। पुरुष क्या चाहता है? शक्ति हो, सामर्थ्य हो, तो हर चीज। जो पृथुसेन का पिता है, जब तुम दिव्या उपन्यास पढ़ोगे तो उसमें नायिका कौन है? दिव्या, और नायक कौन है? पृथुसेन, स्टार्टिंग का। तो उसका पिता जो है पृथुसेन को समझाता है कि पुरुष भोगता है बेटा, कहां चक्कर में पड़ा है, शक्तिशाली सामर्थ्यशाली पुरुष के लिए अनेक स्त्रियां उपलब्ध है। अब आईएएस बन गए और ये हो गए, तभी तो समझ में आएगा कि नहीं क्या समस्या क्या है। तो ये चीज हमें देखना पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखें इस तरह की कहानी आपको दिखाई देगी। एक और कहानी आपको यहां पे दिखाई देगी, मेजर चौधरी की वापसी, मेजर चौधरी की वापसी। मेजर चौधरी की वापसी कहानी में क्या होगा, कोई भी बता दे तो मैं समझू। यही होगा कि भाई मेजर साहब को ये मान लिया गया हो कि वो तो शहीद हो गए। एक मूवी भी आई थी अक्षय कुमार की इस पे, एक तो सैनिक आई थी जिसमें जो बॉबी देओल भी है और अक्षय कुमार भी हुए। हाँ, तुम्हारे हवाले वतन साथियों,
उसमें भी अक्षय कुमार बाद में वापसी करता सिगरेट पीते हुए कि हाँ मैं आ गया। तब नायिका के सामने अब कोई विकल्प ही नहीं है, किसको चुने। तब वहां अंतर्मन नहीं दिखाई, अंतर्मन का द्वंद। तो मेजर चौधरी की वापसी और जो परंपरा वाली इनकी कहानी संग्रह है उसमें अगर आप देखेंगे तो मध्यम वर्ग के जो भी यथार्थ पक्ष हैं, जो सामाजिक पक्ष है, उनको दिखाया है ना। तो इस प्रकार से अगर आप देखें तो इनकी जो कहानियां इस तरीके से हैं। कुछ ऐसी कहानियां भी हैं जहां पर क्रांति के समर्थन, जो भारत में अंग्रेजों का शासन है और अंग्रेजों को हटाने के लिए जो भी जो जो क्रांति के समर्थन की कहानियां हो सकती है, वो कहानियां भी इन्होंने लिखी है। ठीक है। और एक इनकी कहानी है अंकित, बड़ी कहानियां है, अरे कहानियां ही कहानियां हैं। एक इनकी कहानी है जो लेटर बॉक्स, एक इनकी कहानी है जो लंच बॉक्स रिसीव बनाए हो, ये लोग इतना नया नहीं सोच सकते। एक इनकी कहानी है लेटर बॉक्स, एक इनकी कहानी है शरणदाता, एक इनकी कहानी है बदला। ये सारी कहानियां देश के विभाजन पर लिखी गई है, देश के विभाजन पर कहानी लिखी गई है। ठीक है। अगर आप ये कहें कि शिल्प के स्तर पर अज्ञेय की कहानियां किस तरह की हैं, तो कुछ बातें आपको समझनी पड़ेंगी। इनके यहां कथानक कुछ दिखेगा ही नहीं, कथानक लगभग समाप्त हो जाएगा। तो इनका शिल्प पक्ष कैसा है? कथानक बिल्कुल समाप्त, कथानक बिल्कुल समाप्त दिखाई देगा, और वहां उसके जगह मानसिक सत्य आ जाएगा। तो वहां पे क्या दिखेगा? मानसिक सत्य। इसके अलावा और क्या दिखेगा? वही जो पारंपरिक ढांचा था, जहां पे शुरुआत मध्य और अंत वाला यहां पे ढांचा नहीं होगा, यहां पर अज्ञेय की कहानियां टूट जाती हैं। पारंपरिक ढांचा नहीं, पारंपरिक ढांचा नहीं, इसका मतलब क्या है? आदि, मध्य और अंत नहीं। हाँ, टूटी हुई कहानियां होंगी, टूटी हुई कहानियां ना, टूटी टूटी हुई कहानी, बिखरा बिखरा, बिखराव। कहानियां किसी आदर्श पर नहीं खत्म होगी या किसी उद्देश्य पर नहीं खत्म होगी। आदर्श उठाने के लिए नहीं रखा है, आदर्श या उद्देश्य पर खत्म ही नहीं होंगी, उद्देश्य पर समाप्त नहीं होंगे। आदर्श या उद्देश्य पर समाप्त नहीं। ठीक है। और किस पे समाप्त होंगे? आगे देखिए, अज्ञेय की जो भाषा होगी वो अत्यंत सजग और सधा हुआ प्रयोग करेंगे शब्दों का, सजग और सधा हुआ प्रयोग। अब ये शिल्प पक्ष जहां भी अज्ञेय क्या पूछा जाएगा, ये हर जगह इस्तेमाल होगा, ये दवाई सब जगह लिखी जाएगी, ये केवल कहानियों में नहीं लिखी जाएगी। उपन्यास में कुछ याद नहीं, लिख दीजिए, सब सही है। ठीक है ना। सजग और जो सधा हुआ प्रयोग, मतलब आप ये कह सकते हैं एक भी शब्द फालतू नहीं किया है, अपव्यय नहीं दिखाई देगा। जैसे कुछ लोग होते हैं बोलते चले जाते बोलते चले जाते, वो नहीं है इनके यहाँ, शब्दों का अपव्यय नहीं है। और क्या दिखाई देता है? इनके यहां आपको जो बिंबात्मक क्षमता और
प्रतीक योजना बहुत अच्छी दिखाई देगी, क्योंकि ऐसी बातें इसी तरह से रखी जाएंगी। तो बिंबात्मक क्षमता और प्रतीकात्मकता का सदा प्रयोग। इसके अलावा इनकी जो भाषा शैली है उसमें आपको पूर्व दीप्ति, जिसमें फ्लैशबैक मैंने बताया था, उसने कहा था, मैं आया था, पूर्व दीप्ति पद्धति, चेतना प्रवाह, ये सारी भी चीजें दिखाई देंगी। पूर्व दीप्ति पद्धति, चेतना प्रवाह, ये सब भी दिखाई देगा। पूर्व दीप्ति पद्धति, चेतना प्रवाह और अन्य शैलियां भी आपको दिखाई देती है। ठीक है। अगर आप देखें तो अज्ञे ने कहानी की परंपरा को बहुत अच्छे तरीके से समृद्ध किया। इन्होंने घटनाओं के स्थान पर सूक्ष्म विश्लेषण को महत्व दिया, है ना। अभी मैंने आपको पहले ही बताया, पात्र और घटनाओं पर ज्यादा बात नहीं करते, ये विश्लेषण, वो भी माइन्यूट विश्लेषण, सूक्ष्म विश्लेषण पर बात करते हैं। इनकी कहानी मनोविश्लेषणवाद और अस्तित्ववाद पर केंद्रित है। और अगर आप देखें तो इन्होंने भारत की विचारधारा और जो पश्चिम की विचारधारा को मिलाया है और एक नई जो सृजन की पद्धति अपने यहां रखी है। मतलब भारतीय विचारधारा और पश्चिम की विचारधारा को मिलाया है। ठीक है। और अगर आप देखें प्रत्यावलोकन शैली, ये क्या होता है? पत्र को अगर आप देखें, जब किसी को भेजा जाता है, पत्रावलोकन शैली, हाँ वो भी लिख दे सकते। हाँ, जैन फिलोसफी, ये कौन सी शैली है? प्रत्यावलोकन शैली। जैसे अगर किसी को पत्र भेजा जाता है तो वो जब उसको देखने के बाद जो रिएक्ट करता है उसको कहते हैं प्रत्यावलोकन शैली। तो ये चीजें आपको दिखाई देंगी कि पूर्वदीप्ति पद्धति, चेतना का प्रवाह, प्रत्यावलोकन शैली, ये है अज्ञे की। हाँ, हाँ, जो प्रत्यावलोकन, जो प्रतिक्रिया, जो आपने समझा, प्रत्यावलोकन, ठीक है, वो शैली यहां पर आपको दिखाई देती है। हो गए अज्ञे समाप्त। आइए नई कहानी। हाँ, नई हेडिंग, नई कहानी। क्या समय है? नई कहानी। अभी हम समय नहीं पूछ रहे हैं, नई कहानी। ठीक है। और अगर आप देखें तो 1955 से 1963 भी कुछ लोग कहते हैं। और अगर आप देखें तो 1955 और 1963 की बात पे अगर हम इस बात को समझे, किस समय की कहानियां किस तरह की हैं, ये कहानियां अगर आप देखें तो 1956 में भैरव प्रसाद गुप्त ने एक कहानियों का संग्रह का संपादन किया। भैरव प्रसाद गुप्त ने कहानियों का संग्रह उनका आया कब? 1956 में ना, कहानियों का संग्रह आया और उसी में ही नई कहानी शब्द आया, उसी में नई कहानी नाम का एक विशेषांक निकला। क्या निकला? नई कहानी नाम का विशेषांक, एक विशेष अंक निकला, जो विशेषांक निकला। इसी विशेषांक के आधार पर इस समय की कहानियों को नई कहानी कहा जाता है। ठीक। नई कहानी में ढेर सारे रचनाकार हैं, जिसमें सबसे मजबूत स्तंभ है मोहन राकेश। मोहन राकेश को ही पढ़ेंगे तो जो मजा गेम में आता है उससे हल्का मजा मोहन राकेश में नहीं आएगा आपको। बहुत जबरदस्त व्यक्ति है मोहन राकेश। मोहन राकेश, इनका एक एक नाटक है आधे अधूरे,
है ना। जबरदस्त। मोहन राकेश का एक और जो नाटक जो आपको पढ़ना, आषाढ़ का एक दिन। हाँ, आषाढ़ का एक दिन। हाँ, जो देवकी नंदन खत्री ने। हाँ हाँ, देवकी नंदन खत्री, हाँ, देवकी नंदन खत्री ने लिखी। हाँ, उसको वहीं पे कर देना, चंद्रकांता देवकी नंदन खत्री। चंद्र शर्मा गुलेरी। हाँ, गुलेरी भी बढ़िया है। मोहन राकेश, मोहन राकेश। तो मोहन राकेश, यहीं पे आपको राजेंद्र यादव दिखाई देंगे, यहीं पे आपको कमलेश्वर दिखाई देंगे, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर। इनकी कहानी है जिंदगी और जोक। हाँ, और राजेंद्र यादव की कहानी है शायद टूटना। मोहन राकेश, राजेंद्र यादव और कमलेश्वर। ठीक है। इसके अलावा और भी कई लोग हैं, निर्मल वर्मा, उषा प्रेमवदा, कृष्णा सोबती, ये सब हैं। निर्मल वर्मा, उषा प्रेमवदा, कृष्णा सोबती आदि, है ना। ये सारे लोग भी दिखाई देंगे आपको। लिख देते थे। अमरकांत, मनु भंडारी, सब इसी में ही है। अमरकांत, मनु भंडारी। हाँ, अमरकांत, मनु भंडारी। अब मनु भंडारी को भी यही, अगर, क्या यही सच है इसके बाद? मनु भंडारी का ही है महाभोज। हाँ, ठीक है। अब अगली बात आती है कि नई कहानी का प्रवर्तक कौन। क्योंकि यहाँ पे मुंशी प्रेमचंद ने कहा है कि अब जो पीछे से ही छोड़ दिया है कि भाई अब नई कहानी का प्रवर्तक कौन है। डॉक्टर नामवर सिंह कहते हैं निर्मल वर्मा की जो कहानी है परिंदे, उसी कहानी को पहली नई कहानी मानना चाहिए। किसने कहा है? डॉक्टर नामवर सिंह ने। और दूसरी ओर बच्चन सिंह नाम के जो डॉक्टर बच्चन सिंह है, उन्होंने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास लिखा था। उन्होंने कहा है कि मार्कंडी की कहानी दीदी को, जो मार्कंडी कहानी है, दादी, दीदी नहीं दादी, मार्कंडे ऐसे लिखा जाएगा, मार्कंडे ऐसे। इनकी कहानी क्या है? दादी, दादी। हाँ। परिंदे, चल उड़ जा परिंदे, जैनेन्द्र की है, जैनेन्द्र। और इसी पर ही आम सहमति बनी हुई है। ठीक। डॉक्टर डॉक्टर नामवर सिंह ने जो निर्मल वर्मा की कहानी, जो जैनेन्द्र की नहीं, ये निर्मल वर्मा की कहानी है। हाँ, इसको निर्मल वर्मा, ठीक है, निर्मल वर्मा, निर्मल वर्मा, ठीक है। परिंदे कहानी। और जो दूसरी कहानी किसकी है? मार्कंडे की। ठीक है। इन दो कहानियों को लेकर ये है कि किसको पहली कहानी माना जाए। अभी आम सहमति ये है कि परिंदे कहानी जो निर्मल वर्मा की, उसको हिंदी जो नई कहानी की पहली कहानी मान लिया जाए, हिंदी की पहली नई कहानी। अब ये नई कहानी क्यों लिखी गई, इसकी परिस्थितियां क्या है? अब इस समय की परिस्थितियों को अगर देखोगे तो 1950 के बाद, अब देश आजाद हो चुका है। अब देश आजाद है तो क्या हुआ? बहुत ज्यादा नई नई परंपराएं, नवलेखन की बातें चल रही हैं, नए नए रूप दिखाई दे रहे हैं। और जब नवलेखन की पद्धति आएगी तो इसी समय आपको नई कविता दिखाई देगी, इसी समय आपको नई समीक्षा दिखाई देगी, इसी समय आपको नया उपन्यास दिखाई देगा, इसी समय आपको नई कहानी दिखाई देगी।
और इसमें एक ही परिस्थिति आपको दिखाई देगी। वो परिस्थिति क्या है मैं आपको बता दे रहा हूं, आजादी के बाद का मोहभंग। क्या था? आजादी के बाद मोहभंग हो गया और साहित्यकारों के भीतर निरर्थकता बोध आ गया। जैसे नागार्जुन जी भी कहते हैं, ले लो भैया आजादी, दो दो आने में कागज की आजादी। तो यहां इस बात को भी समझना पड़ेगा कि इस समय तीव्र शहरीकरण हो रहा था। लोग अपना गांव छोड़ छोड़ के शहर आ रहे थे, और गांव छोड़ के जब लोग शहर आ रहे थे तो शहर आते आते लोगों को रोजगार तो मिला, लेकिन अकेलापन, अलगाव, संत्रास, अपना परिवार जो छोड़कर वो आए थे, फटाफट शॉर्ट हैंड में लिखते जाओ, निरर्थकता बोध, निरर्थक। मैं क्यों जी रहा हूं, धिक जीवन को जो पाता ही आया धिक्कार, धिक जीवन जिसके लिए किया सदा शोध। क्या कर रहे हैं हम पढ़ लिख के, जब जीवन ही निरर्थक है तो है, जीवन ही निरर्थक है तो फिर हमें पढ़ने लिखने क्या मतलब है? तो निरर्थकता बोध, तीव्र शहरीकरण, तीव्र शहरीकरण से क्या होगा, वहीं पैरों बनाते, अकेलापन, अकेलापन से क्या होगा, अलगाव, अलगाव से क्या होगा, संबंध विहीनता, संबंध विहीनता से क्या होगा, एकाकी जीवन, एकाकी जीवन से क्या होगा, निरर्थक जीवन, खत्म बाजार। सब नियम है, ये सीक्वेंस है। क्या क्या समझे? तीव्र शहरीकरण, आया व्यक्ति गांव से, हो गया, समझ गए ना? तो ये चीज है। अब इसी समय जो जो शहरी मध्यम वर्ग है, वो शिक्षित है, वो आगे बढ़ रहा है, वो सामाजिक दायित्वों के स्थान पर अपने व्यक्तिगत हित पूरा कर रहा है। भाई पढ़े लिखे लोगों से उम्मीद की जाती है जो शिक्षित लोग उनको शिक्षित करें, उनके जीवन को बेहतर करें, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो सारे लोग अपने व्यक्तिगत हित और अपने सपने को लेकर ज्यादा चिंतित है, मैं क्या करूंगा, अपने बारे में सोच रहे हैं। इसी समय में अगर आप देखें तो महिलाएं शिक्षित हो रही हैं, आत्मनिर्भर हो रही हैं, स्वतंत्र हो रही हैं, जिसके कारण स्त्री पुरुष के बुनियादी संबंधों में भी तनाव पैदा हो गया। पहले हमने समझाया कि महिला तुम हो तो तुमको त्याग करना पड़ेगा, और पुरुष बाहर निकलेगा वो चाहे जो करे, तुम केवल हाँ करो, मेरा पति मेरा देवता है, ये वाली कहानी थी। लेकिन अब महिलाएं जब वो अपने घर से बाहर निकली, उन्होंने पढ़ाई लिखाई किया, तो वो भी स्वतंत्रता की बात करने लग गई। अब यौन नैतिकता को खारिज किया जाने लगा, ये नहीं भैया एक ही जगह है, सब अच्छा है, पुरुष के लिए कोई नैतिकता नहीं है, जो यौन नैतिकता पुरुष के लिए नहीं है। भाई पुरुष को, जो गांव के बूढ़े बुजुर्ग होते थे, महिला पुरुष, अरे कहीं लड़कों से गलती हो जाती है क्या करोगे, बड़े नेताओं के स्टेटमेंट दे रहा, मैं नाम नहीं लूंगा, लड़कों से हो जाती है, जो जो गांव के बुजुर्ग लोग होते हैं, अरे हो जा, लड़के हैं यार ये हो जाते, और चूंकि अपने समय वो भी किए थे तो भावनाओं समझ रहे हैं। और अगर कोई लड़की कर ले, उसको ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे कि पूछो नहीं। इसी, हाँ इसीलिए जो लड़कियां गांव में नहीं जाना चाहती, गांव में शोषण ज्यादा है, दिखता कम है। गांव का शोषण अत्यधिक अत्यधिक है, यहां तो अपने हिसाब से शोषण लोग कर रहे हैं। तस्लीमा नसरीन ने कहा कि क्या पुरुष ही उपभोग कर सकता है, महिलाएं भी कर सकती हैं, एक नया कॉन्सेप्ट रखा। तो क्या है, बाद में वो बैन हो गई, अपने आप नहीं दे नहीं रहे पाती, फतवा जारी हो गया, उनका उपन्यास लज्जा अभी ब्रिटेन में अपनी शरण ले रखी हो, क्योंकि ज्यादा आप एकदम मुखर होकर लिखने लगे, कुछ लोगों से बर्दाश्त ही नहीं होगा। तो ये चीज आपको दिखाई देगी, ठीक है। तो क्या हो गया, स्त्री पुरुष के संबंधों में तनाव आया, फिर क्या होगा, तो पारिवारिक ढांचा टूटेगा, तलाक बढ़ेगा। आज के समय खूब तलाक हो रहे हैं, पहले भारत में बिल्कुल तलाक नहीं थे। आज के समय में अगर आप देखिए तो परसेंटेज बहुत तेजी से बढ़ा है तलाक का, 2000 के बाद तो और तेजी से बढ़ा है।
तलाक लेना एक तरीके का, मान लीजिए कि लोग कह रहे हैं कि यार रोज घुट घुट के मरने से अच्छा चल तलाक ही ले ले। लेकिन जो बच्चे हुए फिर उनका क्या होगा? इसको कहते हैं टूटना। पति पत्नी अलग हुए, लेकिन जो बच्चों का जीवन है उसका कितना नुकसान हुआ। इसीलिए दिल्ली हाई कोर्ट ने कई निर्णय लिए हैं, बहुत से निर्णय आए हैं कि माता पिता के संघर्ष के कारण बच्चों का जीवन हेल हो जाता है, नरक हो जाता है। बच्चे किसके पास जाए? उनको तो पापा से ही बात करनी है, मम्मी से ही बात करनी है। अब मम्मी कह रही मेरा अधिकार है। एक केस आया दिल्ली में जहां पर एक महिला ने अपने पति से तलाक लिया और अब उसके बच्चे को लेकर अलग हो गई। बाद में उसने विवाह किया और उसने जो अपने पूर्व पति का नाम हटा के अपने जो नए पति का नाम इंट्रोड्यूस कर दिया। हाँ, अब बाप तो बाप है। बाप ने कहा है, उसको हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया, कहा ये क्या, जैविक फादर तो मैं ही हूं। कोर्ट को कहना पड़ा कि नाम चेंज करा के उनका नाम डलवाइए, आपकी जो संतान उनसे होगी उसका नाम रहेगा। आप सारा पैसा ले रही हैं, गुजारा भत्ता ले रही हैं, फिर इसमें शोषण भी हुआ। पुरुषों का विवाह अब तक हजारों साल से जो पुरुष कर रहा था, थोड़ा सा जो महिलाएं भी आई हैं वो भी चूड़ी कस रही हैं। लो, तो वो तो चूड़ी कसेंगी ही। अभी तो जो रिजर्वेशन संसद में, अभी तो पुरुषों को अभी तो और कुछ करना है। उसके बाद रोटी बनाने के लिए पुरुष तैयार रहे। मैं अक्सर कहता हूं कि ऑफिस का काम करिए फिर रोटी बनाइए, ठीक है। तो ये चीज दिखाई देगी। तो यहां पर क्या है, इसके बाद फिर क्या होगा? जब संबंध टूटेंगे तो बताओ क्या होगा भाई? अगर जो संबंध टूटेंगे स्त्री और पुरुष के, तो वो दूसरे संबंध बनाएंगे। एक तो विवाह है, तो विवाह करके पहले ही देख लिया कि बहुत दुख है, तो क्या करेगा फिर? तो विवाह नहीं करेगा। फिर क्या होगा? नए नए नित नए संबंध, मन चाहा विचरण। और उसके बाद ये कहा जाएगा कि ये जो महिलाएं जो विवाह करती हैं, अरे आउटडेटेड है, हम प्रोग्रेसिव हैं। फिर शाम को भाई स्वतंत्रता के नाम पर किटी पार्टी होगी, ताश के पत्ते होंगे और सिगरेट का धुआं होगा। हाँ, जो भी कह लीजिए, तो ये चीज होगी। तो शहरी मध्यम वर्ग के टूटन, तो शहरी मध्यम वर्ग का टूटन, अवसाद यहां पर नई कहानी में खूब दिखाई देगा। क्या क्या दिखाई देगा? शहरी मध्यम वर्ग का टूटन और अवसाद। तो संबंध समझ गए ना सारे? आगे समझिए। इस पूरी नई कहानी में अगर आप नई कहानी की विचारधारा को देखेंगे तो यहां अस्तित्ववाद का बहुत असर दिखाई देगा। अस्तित्ववाद क्या है? यूरोप की विचारधारा है, जहां अगर आप देखें तो 3 लोग ऐसे हैं जिनका नाम है सात्र, कामू और हाइडेगर। सात्र, कामू और हाइडेगर। सात्र, कामू और हाइडेगर। नहीं, कामू। सात्र, कामू और हाइडेगर अस्तित्ववाद के जो विचारक है। और ये विचारधारा उस समय आई जब विश्व युद्ध हो चुका था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ? जो कहीं से मरा कोई कहीं से मरा, जीवन क्षणिक लग गया कि कब मर जाऊंगा मैं, कब मर जाएगी वो, तो लग जा गले कि फिर वो हंसी रात ना हो। ये बात यहां पर है कि हर जीवन के हर क्षण को जीना होगा। इसीलिए अस्तित्ववाद की विचारधारा इसी बात को तो रखेगी कि यहां पर यह कहा गया, अगर आप देखें कि पूरे साहित्य जगत में सबसे ज्यादा प्रभाव सात्र का रहा है। ठीक है, इस विचारधारा का मतलब क्या है? मनुष्य को स्वयं साध्य समझना चाहिए, वो किसी के लिए साधन नहीं है। मनुष्य को स्वयं साध्य समझना चाहिए और सभी निर्णय अपने अनुसार लेने चाहिए। हमारे निर्णय कौन लेता है? पापा। हमारे निर्णय कौन ले रहा है? मम्मी। हमारे निर्णय कौन ले रहा है? पत्नी।
वो रिमोट आ गई, शादी करके ले लिया उसने रिमोट कंट्रोल, दबा दिया हरा बटन, बोला चलो डांस शुरू करो, तो डांस शुरू कर दिया। फिर दबा दिया लाल बटन, क्या किया, अब कुछ नहीं करना है, चलो गाड़ी निकालो, चलो लेक मार्केट। क्या करे पुरुष? तो शास्त्र कह रहा है ना, गलत नहीं, अपने मनुष्य केवल साध्य है। इसी बात को कांट भी कहता है, मैंने आपको एथिक्स में बताया था, साध्यों का साम्राज्य, कोई भी साधन नहीं है किसी के लिए। हाँ, हर व्यक्ति साध्य है और अपने निर्णय स्वयं लेने होंगे, और यही प्रामाणिक जीवन है। जो व्यक्ति अपना निर्णय स्वयं लेगा अपने सुख दुख के लिए, हमने निर्णय ले लिया, हमारा निर्णय है भाई, सफल असफल किसी दूसरे का निर्णय नहीं लेंगे हम, वो थोपा निर्णय हमें नहीं चाहिए। अगर अपने निर्णय से असफलता भी मिली तो कम से कम पश्चाताप तो नहीं होगा, लेकिन दूसरे के निर्णय पर हमने कर लिया, मन हमारा मान नहीं रहा था कि ना नहीं करना है, नहीं कह यार लड़की बहुत अच्छी है यार, कर लो, बहुत बढ़िया है, जीवन पार कर देगी, नौकरी कर रही है। हमारे एक मित्र हैं, उनका विवाह हुआ, हमारे एक मित्र है, उनका विवाह हुआ, लड़की बड़ी सुंदर थी और वो उम्र दराज बहुत थे। हाँ, पहले ही कहा क्योंकि भैया देख लेना, खतरा इसमें है ज्यादा, क्यों कर रही है। पहले तो ये वो किस जगह पढ़ा रही थी, कॉन्वेंट स्कूल में, अब वो हो ही जाता है, तो आप जानते हैं कि कॉन्वेंट स्कूल का एनवायरनमेंट कैसा होता है। स्कूलों में भी रहने के लिए तमाम तरीके के उपक्रम चल रहे हैं, भाई सुंदरता को भी मेंटेन करना होता है। बाद में पता चला कि तलाक हो गया। अभी मोबाइल फोन में अभी तो 2 सिम लगी जा रहे हैं, अब यही स्थिति, कितने लोग के फोन आ रहे हैं अब पता ही नहीं, पुरुष के पास भी आ रहे, महिला के पास भी आ रहे हैं। सुंदरता भी वरदान है और अभिशाप भी है, दोनों चीजें। बहुत सुंदर हो, संभाल ही नहीं पाओगे, कहाँ लेके जाएं, उसी में आदमी प्रोटेक्शन में ये सर पागल हो जाएगा। हाँ, पता चल गया, तुम किनारे, साइड साइड, फिर लेके चलना ही खतरा है। नहीं लगता आपको? अक्सर लड़ाइयां हो जाएंगी। इसीलिए कहा भी गया है कि वीर शक्ति के साथ ही सुंदरता रह सकती है और वही संरक्षण भी कर सकता है। इसीलिए आप देखें तो यहां पर ये चीज दिखाई देगी। तो क्या बात समझ में आ गई? तो क्या कह रहे हैं ये जो शास्त्र कह रहे हैं कि अपना निर्णय स्वयं चयन करें, और अगर आप अपना निर्णय स्वयं चयन करते हैं तभी आपका निर्णय प्रामाणिक होगा। और दूसरों के निर्णय के अनुसार अगर आप अपने आप को वस्तु बना लेते हैं, साधन बना लेते हैं, तो वैसे व्यक्ति का जीवन अप्रामाणिक ही है। और भारत में हमारा निर्णय हम कभी ले ही नहीं पाते थे, हमारा निर्णय कोई और लेता था, पीछे से बैठ के बिग बॉस लेते हैं, बिग बॉस को ये पसंद नहीं है, नहीं बिग बॉस ने कह दिया ना मुझे पसंद है बेटा, अरे ठीक है पसंद कर लो, तो फिर अपने आप ही अप्रामाणिक हो जाता है। प्रामाणिक व्यक्ति चाहे जितना प्रयास करे, अगर आप देखें तो वह पूर्णता को हासिल नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कोई भी निर्णय कुछ न कुछ अधूरेपन से भरा ही होता है। कितना भी समझदारी से तुम निर्णय ले लो कि मुझे एक्स वाई जेड में से एक्स विकल्प चुनना है, एक्स विकल्प के भीतर अगर तुमने सबसे अच्छी खूबियां देखी तो हो सकता है कि वाई जेड में भी कुछ खूबियां हो जो तुम्हें नहीं प्राप्त हुई एक्स को चुनने के कारण। जब एक्स तुम्हारे पास आ जाएगी और वाई और जेड अगर तुमसे कभी मिलेंगे और तुम्हारे साथ कॉफी पिएंगे तो तुमको देखकर ये लगेगा कि ये खूबी तो इसमें नहीं है। इसीलिए यहां पर शास्त्र ये कह रहा है कि अगर निर्णय लिया गया, तुमने ही लिया, तुम साध्य हो, तुम ले लो, तब भी निर्णय कहीं ना कहीं अधूरा रह जाएगा और व्यक्ति इसी आशा में परेशान रहता है। कितना भी अच्छा निर्णय ले ले फिर उसको परेशान करता है जिसके साथ वो है, तेरे में वो बात नहीं है यार। अक्सर शादी करने के बाद लोग ये बात कहते हैं,
तुमने क्यों कहा था कि मैं सुंदर हूं? बोलो ना। तुम पहले जैसे नहीं रहे, अब बदल गए तुमने ये क्यों कर दिया? मैं पहले ही बोलती थी, मैं मना कर रही थी कि ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए। मैंने पहले ही मना किया, लेकिन तुम ही मेरा पैर पकड़ लिए कि नहीं कर ले शादी, अब तुम्हारे पास समय ही नहीं मेरे लिए, जाओ। ये बात बोल रहा है। वो कह रहा है कि अपने आप में कोई भी निर्णय आप ले लीजिए, वह निर्णय किसी न किसी रूप में अपूर्ण ही रहेगा, अधूरापन रहेगा ही। और अगर आप देखें, व्यक्ति अपने इन अधूरे निर्णयों तथा उसकी वेदनाओं को झेलेगा ही। अगर किसी को एक्स भी मिल जाए तो वाई जेड नहीं मिला, इसका उसको दुख हमेशा जीवन भर रहेगा। वो लड़की को भी रहेगा। ऐसा नहीं है कि यहां पर जो लैंगिक भेद नहीं है। अक्सर लड़की कहती है, जब तुमसे शादी की बात हो रही थी ना, उसी समय मेरी इतनी अच्छी अच्छी शादी आई थी, उस शादी में वो जो लड़का है ना वहां पे कैप्टन हो गया है अभी। हाँ, वो डीआरडीओ साइंटिस्ट है, एक तो पीसीएस का भी आया था, लेकिन फिर भी मैंने तुमको चुना। गलती होगी मेरे जीवन में सबसे बड़ी गलती ये निर्णय स्वयं हुआ, लेकिन फिर भी गलत हो गया। तो फिर क्या कह रहे हैं, उससे उत्पन्न वेदना, अधूरे निर्णयों से उत्पन्न वेदना भी आपको मिलेगी। और जब वेदना मिलेगी तो लगेगा कि सब कुछ मिल गया, फिर भी कुछ नहीं मिला। सब कुछ मिल गया, फिर भी कुछ नहीं मिला, अधूरापन। और क्या मिलेगा? अजनबीपन। आपको लगेगा कि यार हर चीज हमने इसके लिए त्याग किया, इसके लिए अपना पूरा जीवन दांव पे लगा दिया, ये कह रही है अच्छा ही नहीं लग रहा है, या आप कह रहे हैं अच्छी नहीं लग रही हो। उसको क्या महसूस होगा कि मैं हर काम कर रही हूं और मैं ये कह रहे अच्छा ही नहीं लग रहा है। अब ये कह रहे ऐश्वर्या की तरह बन के दिखाओ, अब मैं कैसे बन सकती हूँ भाई, अब तो एज हो रही है, तो कैसे क्या हो सकता है। अब ये बात यहां पर समझने की बात है। तो फिर क्या है? अजनबीपन, विसंगति बोध। तो विसंगति, कोई तालमेल नहीं है, वो अलग म्यूजिक बजा रही है, आप अलग म्यूजिक बजा रहे हैं, आप दुख वाला म्यूजिक बजा रहे हैं, वो कोई दूसरा म्यूजिक बजा रही है, अलग अलग तान उठ रहे हैं एक ही घर में, तान ही अलग है। उसने एक तान छेड़ रखी है, आपने एक तान छेड़ रखी है। आप असाध्य वीणा में हैं, वो साध्य वीणा में है, तो कैसे होगी संगति? इसीलिए विसंगति है। जब साथ चल रहे हैं उसमें भी टोक रही है, चलना नहीं आया आज तक, नहीं चलना नहीं आया, कपड़ा नहीं पहनने आया, जिंदगी भर सिखाते हो गया कि तुम ऐसे कपड़ा पहनो। बताओ भैया, मेरी तो मती मारी हुई थी कि मैं इस तरह के आदमी के साथ आ गई। तुम्हें जिंदगी में कोई नहीं मिलता, तुम शैतान हो। मेरी जैसी लड़की देवी थी, वो भी यहां पे आके जो पिशाचिनी बन गई तुम्हारे चक्कर में। ये दर्शन है, ये विसंगति बोध। ये दर्शन बड़ा हार्ड है, लेकिन इसको आसान कर लो, एकदम कुछ नहीं, हलवा है। अस्तित्ववाद को लोग पढ़ते हैं तो रोने लगते हैं, लगेंगे दर्शन की भाषा में बताने, ना ना आसान करिए इसको। कामू, सात्र और हाइडेगर समझ पाए। सात्र इनका मुखिया है, वही नेता है इनका। क्या कह रहा है? कोई निर्णय ठीक है, आपने निर्णय अपने से ले लिया, अगर कोई और लेगा तो पूरी तरह से फाल्स हो जाएगा, और अगर खुद भी लिया जाएगा तब भी फाल्स होगा, तब भी पूर्णता नहीं मिले। क्यों? क्योंकि दुनिया में अलग अलग रंग हैं, हर रंग तो एक व्यक्ति में होंगे नहीं, फिर आपको अपूर्णता दिखाई देगी। तो अगर आप देखें तो यहां पर यही दिखाई देता है। अब क्या कह रहे हैं? प्रामाणिक व्यक्ति वही होगा जो नकारात्मक स्थितियों से भागे नहीं है। ध्यान समझ लो ये बात।
प्रामाणिक व्यक्ति वही होगा जो नकारात्मक स्थितियों से भागेगा नहीं। क्या करेगा? भागेगा नहीं नकारात्मक स्थितियों से। तो क्या करेगा? वो क्या करेगा? उसे अपने जीवन का सहज हिस्सा बनाएगा कि भाई ये भी मेरे जीवन का सहज हिस्सा है। जब अपनाया था तब तो कितना खुश होकर अपनाया था। आज स्वीकार करना है तो चलो थोड़ा सा, क्या हुआ, जो वजन ही तो बढ़ा है। पहले 55 की थी, अब 70 की हो गई, 80 की हो गई, कोई बात नहीं। 100 की हो जाए तो कोई दिक्कत थोड़ो नहीं। नहीं, जो जैसा है उसको स्वीकार करना पड़ेगा, तब जाके जीवन पार हो सकता है। अन्यथा फिर आप जो बाहर निकलेंगे, फिर आप जो घर में बताइए पूरी दुनिया फिट दिख रही है, फिट इंडिया कर रही है, तुम जो अनफिट इंडिया में चल रही हो। या जो पुरुष ही है, अगर महिला मान लीजिए बहुत फिट है, तो पुरुष को आए दिन तुमको तो देख के मेरा जी जल जा रहा है, क्या कर रहे हो भाई तुम। नहीं, अभी तो आप लोग ऐसे अनुभव से नहीं हुए होंगे, रूबरू होंगे, आगे होंगे। तो क्या कह रहे हैं? प्रामाणिक व्यक्ति वही है जो अपने अपने नकारात्मक जीवन से भागे नहीं और उसे अपने सहज जीवन का हिस्सा माने। अस्तित्ववाद की विचारधारा हमारे भीतर एक बोध पैदा करती है। क्या बोध पैदा करती है? कि अगर आप देखें तो जो विसंगति बोध है उसको भी स्थान देना पड़ेगा। आपके जीवन में पूरी तरह से संगति हो ही नहीं सकती। अगर आपके जीवन में पूरी तरह से संगति हो गई तो इसका मतलब कि आप बहुत अल्टीमेट व्यक्ति है। ये चीज दिखाई देगी। क्या क्लियर? अब नई कहानी की परिस्थितियां समझ गए। अब नई कहानी को क्यों नई कहानी कहते हैं? तो नई शब्द क्या है? हर पीछे की कहानी से जो अगली कहानी आती है वो नई कहानी ही होती है, ठीक है। लेकिन हमने जो पीछे की कहानियों को नई कहानी नहीं कहा, तो इसको नई कहानी क्यों कहा? यहां पर बात यह नहीं है कि ये नई कहानी जो नवलेखन दौर की कहानी है। नई कहानी का मतलब यह है कि एक ऐसी कहानी जो पीछे की परंपरा से बहुत सारे मायनों में अलग है, क्योंकि यहां पर जीवन के प्रति नजरिया अलग मिलता है। नई कहानी हम इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इस कहानी में जीवन के प्रति जो नजरिया है वो अलग मिलता है। कैसा मिलता है? अलग मिलता है। अब जब अलग मिलेगा तो क्या होगा? नए तरीके से आप इसको सोचने समझने का विवेक रखेंगे, तो फिर क्या होगा? पहले के साहित्य में ऐसा नहीं था, इसीलिए जब ये एक नई जब शुरुआत हुई तो इसको नई कहानी कहते हैं। ये तो था ही, मतलब यहां पर ये है कि जो नई कहानी के समर्थक हैं वो ये कहते हैं कि ये कहानियां जीवन के प्रति यहाँ जो नजरिया है, पूर्ववर्ती कहानियों में, पूर्ववर्ती साहित्य में ऐसा नजरिया नहीं मिलता, इसलिए इसको नई कहानी कहते हैं। क्यों? पहले की कहानी में कोई ना कोई उद्देश्य दिखता है ना। जैसे प्रेमचंद के पूर्व की जो कहानियां हैं उसमें उपदेश देना उपदेश दिखाई देता है नहीं। अगर आप देखें तो पहले की जो कहानियां हैं, जो नई कहानियों के पहले, एक तो प्रेमचंद पूर्व की कहानी आदर्शवादी उपदेश देना, है ना, ये सारी चीजें थी। फिर उसके बाद जो प्रगतिवादी कहानी में क्या दिखाई देता है? जो सामाजिक यथार्थ, जो जो समाज में चल रहा है, वंचित वर्ग के प्रति एक माहौल बनाना, लोगों को जागृत करना, ये चीज दिखाई देता है। इसके अलावा कुछ ऐसी कहानियां जहां मनोरंजन दिखाई देता है, कुछ ऐसी कहानियां जहां मनोविश्लेषण दिखाई देता है। लेकिन ये कहानियां ऐसी हैं जहां पर आप देख रहे हैं जहां पर वास्तविकताओं को सामने रखा गया है, और वो भी नएपन के साथ। एक ही बात हुई, लेकिन यहां पर ये कह रहे हैं कि यहां जो नई कहानी जो है वो किसी थोपे हुए उद्देश्य का विरोध करती है। मतलब थोपा हुआ कोई उद्देश्य नहीं चाहिए, ये वास्तविक जीवन को प्रस्तुत करती है। नई कहानी वास्तविक जीवन को प्रस्तुत करती है, ठीक है।
और क्या है, अगर आप देखें इन कहानियों में आपको क्या दिखाई देगा, कथानक एकदम बिखरा हुआ दिखाई देगा, इसलिए नई कहानी। यहां पर अगर आप देखें इसके पहले की जो कहानी है, जो मनोविश्लेषणवादी कहानी है, जो जैनेन्द्र के यहां दिखाई देती, वहां पर कथानक अंतर्मुखी हो गया। क्या हो गया था, अंतर्मुखी हो गया था, लेकिन खत्म नहीं हुआ था। जैनेन्द्र की कहानियों में कथानक अंतर्मुखी हुआ था, जो मनोविश्लेषणवादी कहानियां थी, लेकिन खत्म नहीं हुआ था। यहां पर कथानक पूरी तरह से खत्म हो गया, और अगर आप देखें तो पूरा छिन्न भिन्न कथानक है, खंड खंड हो गया है। तो इनका क्या मानना है, यदि जीवन में बिखराव है तो कहानी में बिखराव क्यों ना हो। अभी जो वेब सीरीज बन रही है वो इसी मॉडल पे है। अगर जीवन में हमारे जो चल रहा है तो वो फिर क्यों नहीं जो मिर्जापुर में चलेगा भैया, कालीन भैया क्यों नहीं दिखाई देंगे, वैसे मुन्ना भैया वैसे ही दिखाई देंगे, नहीं। मुख्यमंत्री का छोटा भाई वो भी वैसे दिखाई देगा, लंपट। मतलब आप ये देखो, इसका इनका कहने का मतलब ये है कि अगर जो जैसा है उसको वैसा ही दिखाना पड़ेगा। इनका मूल तर्क है यदि जीवन में बिखराव है तो कहानी में भी बिखराव दिखेगा। यदि कथानक के घटनाओं, यहां पर जो कथानक है वो घटनाओं के माध्यम से निर्मित नहीं, स्थितियों के माध्यम से। अब देखो, जैसे ही आप स्थितियों पर ले आएंगे एकदम ट्विस्ट पैदा हो जाएगा। अचानक स्थिति बदल गई, एक आदमी था बहुत अच्छा, स्थिति बदल गई, तुरंत फायर झोंक दिया, जेल। स्थितियों पर आधारित नहीं। और क्या दिखता है यहां पर, यहां पर कुछ भी अचानक नहीं होगा। नई कहानी में जो संयोग नहीं दिखेगा, अचानक हो गया कि राहों में उनसे मुलाकात हो गई, यह सब नहीं होगा। और जो मुलाकात हो गई फिर प्रेम हो गया, ऐसा नहीं होगा, संयोग से कुछ नहीं होगा। तो क्या होगा भाई, यहां अचानक नहीं होगा, सब सहज होगा, नेचुरल प्रोसेस के साथ मिलना जुलना, आगे बढ़ना, फिर दुख, निर्णय लिया फिर दुख, नहीं, फिर दूसरे निर्णय की तरफ। इसीलिए पुरुष और महिला बार बार इस समय अगर आप देखें वर्तमान समय में नित नए प्रयोग कर रहे हैं। अच्छा तू भाई अब तू साइड हो, उसकी भी पार्टी चल रही है, अच्छा ये सब भी चल रहा है, अच्छा 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 ये सब भी हो गया है। अब पता नहीं, अभी थोड़ा अपडेशन हमारा उतना हुआ नहीं है, ठीक है चलो ये भी हो रहा होगा। अब ये स्थिति है, अब क्या इस स्थिति का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि समाज प्रगतिशीलता के चरम पर पहुंच गया है। अब इसको प्रगतिशीलता मानिए या स्वतंत्रता की अत्यधिक उड़ान मानिए, जो भी मान लीजिए। पहले विपरीत लिंग में प्रेम होता था, अब तो समलिंगी प्रेम होने लग गए हैं, नहीं। अरे भाई ठीक है जो भी हो, अभी तो इस पे ये तो इशू है ना। चेंज हो सकता है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। तो यहां पर ये चीज दिखाई देगी, ठीक। और क्या है, अगर आप देखें तो यहां पर जो नई कहानी है ये पूरी तरह से, जैसे अगर आप अज्ञेय और जैनेन्द्र के यहां देखेंगे तो मध्यम वर्ग था, वहां पर कहानियों में मध्यम वर्ग आ चुका था, लेकिन आंदोलन के रूप में मध्यम वर्ग नई कहानी में दिखाई दिया, जहां अकेलापन, पीड़ा, संत्रास, घुटन, जो एक केंद्रीय भाव मध्यम वर्ग को मिला, जो शहरी मध्यम वर्ग को, वो नई कहानी में मिला। ठीक है, तो भाई आज यहीं रुको, अब कल हम लोग इसके आगे चलेंगे 2 बजे।